नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस सारे कंपनीज़ के ऊपर जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मुझे लगता है कुछ कंपनीज़ के ऊपर प्रेशराइज़ आ सकते हैं और कुछ कंपनी का जो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकते हैं। अभी इस तरीके से बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के युद्ध जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एक जो हमास के साथ इज़राइल का जो युद्ध है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसराइल ने जो युद्ध स्टार्ट करने का जो ऐलान किया है, उसके कारण दोनों देशों में अभी बहुत बड़ा मतलब इशू चल रहा है, बहुत बड़ा अभी युद्ध का सिचुएशन चल रहा है। तो जिसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज के ऊपर प्रेशराइज जरूर बनेगा। तो इंडिया जब इमर्जिंग मार्केट है, इंडिया इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो उस टाइम में अगर ग्रोथ में रुकावट आए तो थोड़ा सा तो प्रेशर बनेगा। तो उसी से जुड़े हुए कुछ कंपनीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए, मारुति सुजुकी इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इंडिया के नंबर वन पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, करीबन 3,19,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक दिखेगा और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। इसका मतलब कंपनी रिजनेबल प्राइस में है। अभी कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट है, इनकम भी बहुत जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। तो सब कुछ मेजर करने के बाद कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो कंपनी ने एक बिग डील साइन किया है। वो बिग डील क्या है आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी पार्टनर्स विद आईडीबीआई बैंक फॉर द डीलर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस। इसका मतलब इसका फायदा किसको होगा? ऑब्वियसली आईडीबीआई बैंक का होगा। आप कहेंगे सर आईडीबीआई बैंक का फायदा होगा तो मारुति सुजुकी के मतलब न्यूज में मारुति सुजुकी के शेयर में आईडीबीआई बैंक का फायदा होगा। तो इसमें मारुति सुजुकी का क्या फायदा है? देखिए, किसी भी बैंक के साथ अगर डील होता है तो बैंक से जो लोन है वो भी डायरेक्टली मारुति सुजुकी को मिलेगा और फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट आईडीबीआई बैंक को मिला तो उससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा क्योंकि जितने गाड़ियां बेचेंगे उसको डायरेक्टली अगर कोई फाइनेंस करना चाहेंगे तो आईडीबीआई बैंक के माध्यम से वो कर सकते हैं क्योंकि उसी को राय दिया गया है कि आप मेरे जितने डीलरशिप है उस जगह पे आप ही फाइनेंस करेंगे। तो इसका डायरेक्टली फायदा किसको होगा? आईडीबीआई बैंक को होगा। और आईडीबीआई बैंक क्या करेंगे तो वो डायरेक्टली एक बिग डील और पार्टनरशिप के साथ साथ वो मारुति सुजुकी को अगर कोई भी लोन का जरूरत है, कोई भी पैसे का रिक्वायरमेंट है, वो उसका सपोर्ट भी देंगे। तो ये दोनों तरीके से फायदा है और इसी के चलते मुझे लगता है दोनों कंपनी एक साथ जुड़कर एक बिग डील यहाँ पे साइन किया है और जिसके चलते हुए अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। ठीक है, कंपनी के बारे में बात करूँ तो मारुति के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा भरोसा भी करता हूँ क्योंकि इस कंपनी एक ट्रस्टेड कंपनी भी है। क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी आज तक किसी भी क्वार्टर्स को सेल्स को कम नहीं किया, कंटिन्यूसली सेल भी इंक्रीज करते गए। और मैं पिछले वीडियो में आपको कंपनी का सेल्स का डेटा दिखा था जहाँ पे कुछ डेटा भी आपको पॉजिटिव देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कंपनी जो सितंबर मंथ का जो रिजल्ट आने वाला है वहाँ पे भी एक अच्छा खासा रिजल्ट का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से ग्रोथ की है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है तो अब देखेंगे तो 475 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1000 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके 2500 करोड़। यहाँ पे सेल्स जो है वो अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अभी कंपनी के जो रेशियोज है उस रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी डे टू डे में अब देखेंगे तो कंटिन्यूसली खुद का जो पैसा है वो 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के प्लस पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए क्योंकि इस तरीके से पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। और मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के जो अपकमिंग कुछ ईयर्स में जो ग्रोथ है वो आपको इन्वेस्टर के हिसाब से ही देखने को मिलेगा। देखिए, एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रखे हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली 21% 18% के आसपास होल्डिंग पहले भी करके रखे थे और आज भी करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपनी कंटिन्यूसली आपको एवरेज 20% के ऊपर रिटर्न दे रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर कोई माल बेचना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो मिनिमम अगर 10 साल किसी ने निवेश करके रखे हैं तो हर साल में आपको 22% के आसपास एवरेज रिटर्न दिया। इसका मतलब हर 5 साल में आपका फंड डबल कर दिया। तो सोचिए, 10 साल जो व्यक्ति निवेश करके रखे थे उसका फंड 3 गुना कर दिया। तो इस बात को आपको फोकस होना चाहिए। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने टेड मेंशन किया था, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और ब्रेकआउट भी हुए थे। और ब्रेकआउट कंफर्मेशन कब हो गया? तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन एक्चुअली यहाँ पे हुआ। तो एक्चुअली यहाँ पे कंपनी का ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तो इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया
और मेरा जो टारगेट रहेगा वो कुछ 11470 के आसपास। तो इस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा जो 17% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा गेंटेक लिमिटेड। देखिए इस कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के लिए जितने सारे इलेक्ट्रिक बसेस बनते हैं उनमें से नंबर वन कंपनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला अकेला कंपनी जो है वो है ओलेक्ट्रा गेंटेक। देखिए अकेला कंपनी नहीं कहूंगा, क्योंकि टाटा मोटर्स का भी इलेक्ट्रिक बसेस है और अशोक लेलैंड का भी इलेक्ट्रिक बसेस है। और सबसे ज्यादा अगर बसेस किसी किसी ने बना है वो है ओलेक्ट्रा गेंटेक, क्योंकि इसका जो मेजर बिजनेस है वो इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर ही है। क्योंकि इस कंपनी करीबन 82% रेवेन्यू जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर। और बाकी जो 18% के आसपास है वो इंसुलेटर, मतलब आप सभी जानते हैं जो पॉलीमर इंसुलेटर है इसका सेकेंड बिजनेस, उस बिजनेस से कंपनी 18% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो वर्ल्ड की अगर टॉप 10 कंट्रीज के बारे में बात करूं तो चाइना के दो कंपनीज के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है ओलेटेक इंटेक। इस कंपनी के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट भी मिला, अगर ध्यान से देखेंगे कंपनी को इस बार कितना प्रोजेक्ट मिला, करीबन करीबन 650 करोड़ के आसपास, 630 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, जो पिछले लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स से कंपेयर करूँ तो बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी ने क्या किया, कंपनी कर्जा उठा लिया, क्योंकि कंपनी को तो कर्जा उठाना ही पड़ेगा कि 134 करोड़ के आसपास इस बार कर्जा उठाया, जो आज तक की हाईएस्ट कर्जा है। और इतना कर्जा क्यों उठाया, क्योंकि कंपनी को 650 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, ट्रेड भी रिसीव हुआ 650 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी कर्जा उठाने की क्या जरूरत था। देखिए कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो उसे 67-68 करोड़ के आसपास है। तो जो कंपनी का 630 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, तो वो कंपनी कहाँ से काम कर पाएंगे, हाथ में तो पैसा ही नहीं है ना। तो जितना पैसा है उस पैसे से वो काम नहीं कर पाएंगे। तो 10 टाइम्स ज्यादा कंपनी का प्रोजेक्ट मिला जितना हाथ में पैसा है। तो इसीलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठा लिया। अभी इस कर्जे को बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो इस कर्जा एज ए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कैटेगरीज में देखने को मिलेगा। तो कंपनी कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और अलग लेवल का प्रेजेंस कंपनी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको एज ए लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में जब जब ट्रेड बना मैं आपके साथ शेयर भी किया और मैंने खुद ट्रेड लिया, और वो ही ट्रेड अब मैं आपके साथ शेयर भी किया हूँ। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है किस लेवल में मैंने आपको एंटी लेवल्स बताया था। और मैं एक चीज में आपको जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट G20 जब सबमिट किया तब एक चीज बार बार मेंशन किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड को ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहिए और जो पॉल्यूशन है उसको जीरो इमिशन तक लेके जाना चाहिए। तो जीरो इमिशन होगा कि नहीं होगा मुझे तो पता नहीं, जिस तरीके से इकोनॉमिकली वॉर चल रहा है, जिस तरीके से हर देश में युद्ध स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है तो पॉल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप एक बार इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर मैं इस पिक्चर को आपके सामने ओपन कर दूं तो देखेंगे तो हमास और इसराइल इस दोनों जगह पे जो जो युद्ध स्टार्ट हो रहा है ना, तो देखिए किस तरीके से मतलब बोमों का बारिश हो रहा है। तो उस जगह पे क्या पॉल्यूशन कम होंगे, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होंगे। तो मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको पॉल्यूशन घटाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो राय है, जो इलेक्ट्रिक बसेस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ये भी तो कर दिया कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर गाड़ियाँ खरीदारी करेंगे तो आपको बहुत टैक्सेशन छूट दिया जाएगा और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक जो सेक्टर है उसको पुश किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ओलेक्ट्रा गिनटेक एक मल्टीबिगर रिटर्न बन सकते हैं। तो कंपनी का मार्केट का अभी बहुत छोटा है, तो 9,600 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस करके 50,000 करोड़ तक बन गया तो कंपनी आपका फंड कहाँ तक लेके जाएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर चार्ट पढ़ने के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी एक लंबा जर्नी स्टार्ट की कोविड के बाद, क्योंकि जिस सिचुएशन के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि इलेक्ट्रिक के ऊपर फोकस होना चाहिए, तब इसका प्राइस था करीबन 50 रुपीज के आसपास और आज कितना 1400 के उस आसपास है। तो ओवरऑल इस कंपनी स्टार्टिंग लेवल से अगर हाई लेवल तक देखूँ तो 31 टाइम्स के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। 30 टाइम्स रिटर्न मतलब सोचिए 1 लाख आपने निवेश करके रखे थे, आपका फंड हो चुके हैं 30 लैक्स। तो इस तरीके से सोचकर आपको काम नहीं करना है, आपको कंपनी का फ्यूचर भविष्य देखकर काम करना है। चाहे वो 30 टाइम्स ना हो, अगर आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स में रिटर्न मिले तो भी बहुत बढ़िया होगा। तो देखिएगा कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आपको मैं जरूर कहूंगा, मैंने आपको ट्रेड यहाँ पे लिया है कि इस जगह पे एक ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बाद एक ट्रेड बना, तो मैं टारगेट यहाँ पर लेकर चला हूँ और ट्रेड देखिए एक ही रेंज के अंदर फंस चुके हैं। तो इसी जगह पे कंपनी बहुत टाइम यहाँ पे होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, कुछ कुछ भी हो सकते हैं।
तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ इस कंपनी के नेक्स्ट लेवल का। तो जब तक कोई भी रेंज ब्रेकआउट ना हुए तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एचसीएल टेक। देखिए आईटी सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूअसली एक प्रेशराइज़ देखने को मिला, क्योंकि इंडिया में जितने सारे आईटी कंपनीज़ हैं, वो सारे कंपनीज़ के आईटी सेक्टर के रिजल्ट थोड़ा-सा वीकनेस में देखने को मिला। अगर मैं इससे एचसीएल टेक के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो एक रिपोर्ट आया है जिस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि एचसीएल टेक का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट रेज़ 9.8%, अराउंड 3832 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू का जो ग्रोथ हुआ है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 8%। तो आपको देखकर लग रहा है कि हाँ, चलो कंपनी तो अच्छा परफॉर्मेंस किया। मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। क्यों? देखिए चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट है पिछली बार कितना हुआ था? पिछले साल में सितंबर में 24,000 करोड़ करोड़ के आसपास था। इस बार कितना हुआ? 26,600 करोड़। चलो ठीक है, मान लेता हूँ। कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हुआ, चलो ये भी मान लेता हूँ। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा दिखेगा। तो मगर कंपनी का जो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट देखिए, लास्ट कुछ 3 क्वार्टर्स का जो प्रॉफिट हुआ था, उसको कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था, उसको बीट नहीं कर पाए। 4,000 करोड़ का प्रॉफिट था, 3,900 करोड़ का प्रॉफिट था, उसको कंपनी बीट नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कंपनी में ये सिचुएशन जो है, क्यू ऑफ क्यू मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर का जो रिजल्ट है, वो मेरे हिसाब से खराब हुआ और जिसके चलते शेयर के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला है। तो आईटी सेक्टर के हर कंपनीज के ऊपर सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा-सा वीकनेस में देखने को मिला है, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो एचसीएल टेक हो, और बाकी कंपनी का तो रिजल्ट आना बाकी है। जब रिजल्ट आएंगे तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो इस कंपनी के बारे में आप कहेंगे सर क्या इस सिचुएशन के चलते है शेयर में करेक्शन होने का चांसेस है, क्या मैं बेच दूं शेयर? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। एचसीएल टेक इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है और वर्ल्ड के भी टॉप 10 कंट्रीज के ऊपर इसका नाम देखने को मिलता है। तो इतना बड़ा कंपनी के ऊपर आप इस तरीके से डिसीजन लेंगे तो कैसे चलेगा? तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी में कुछ भी हो जाए, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे तो शानदार तरीके से आपको इस सारे सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो सिचुएशन अच्छा होने के कारण कंपनी आपको धमाका रिटर्न 15 से 20% के आसपास रिटर्न आपको एवरेज दे के आया है। और इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर एक भी माल नहीं बेचा, कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर होल्डिंग किया जा रहा है और इंस्टीट्यूशन ने कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी का चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। तो मैं एक बार इस चार्ट पैटर्न को आपको ध्यान से दिखा दूं, तो कि ध्यान से देखना, इस चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। तो मेरे हिसाब से एक शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ, वो पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक बिग जैसे कप बना, उसके बाद एक हैंडल भी बना और कप विथ हैंडल पैटर्न होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लंबा जर्नी करके ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, तो इस जगह पे एंटी मत लेना। इसको रिट्रेसमेंट होने दीजिए, इस लेवल तक आएगा तो मैं एंटी लूंगा। तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो जब इस लेवल के आसपास आएगा और रिवर्सल करेगा तब मैं एंटी लूंगा और आपके साथ में शेयर भी करूंगा। और मुझे लगता है एक लंबा सा जर्नी आपको देखने को मिलेगा। लंबा सा जर्नी का मतलब है कंपनी का एंटी लेवल से अगर टारगेट तक मैं मार्किंग कर दूं तो ओवरऑल कंपनी के जो टारगेट बन सकते हैं वो 26% के आसपास टारगेट बन सकते हैं, जो 1500 रुपीज के आसपास टारगेट बन सकता है। तो अभी कितना टारगेट बनेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेंगे, इस लेवल को टच करेंगे तो मैं एंटी जरूर लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है गी के वायर्स लिमिटेड। तो गी के वायर्स लिमिटेड जो है वो एक देखें तो स्टील इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया। हर एक के बदले आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है, क्योंकि स्पेस वैल्यू 10 रुपया पहले था, अभी 2 रुपया बनने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।